हाँ जी, स्वागत है फिर से आपका। अब अपन ने जो कुछ पढ़ा था उसका एक छोटा-सा रिवीज़न करते हुए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर के आगे की बातें को जानते हैं। हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एक गांधी जी की स्टोरी बताई थी मैंने कि गांधी जी का क्या सैक्रिफाइस था। उससे पहले हमने पढ़ा था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन। तो इसमें कुछ ऐसा था कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन में हम देख रहे थे कि जब पार्टीशन हो रहा था तो उसके अपोज़ में क्या-क्या चीज़ जैसे कि एक्शन पर क्या-क्या रिएक्शन होते हैं। ये तो एक नॉर्मल सी बात है। तो जब ये पार्टीशन का एक्शन हो रहा था तो इसके अपोज़िट में क्या रिएक्शंस हो रहे थे? इसके अपोज़िट में किलिंग्स, इसके अपोज़िट में कम्युनिटीज़ चेंजेस और रिलीजन चेंज कराने का काम हो रहा था फोर्सफुली। साथ ही साथ में रेप्स हो रहे थे, साथ ही साथ में कुछ परिवार जो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए अपनी बहन-बेटियों को जान से मार दे रहे थे। ऐसी कई सारी चीज़ यहाँ पे हो रही थी। ये सबसे ज़्यादा होने वाली जगह थी इसकी लाहौर, कोलकाता और अमृतसर। इन 3 जगहों पे ये सबसे ज़्यादा हो रखा था और कुछ थोड़े बहुत दिल्ली की साइड भी। अब ये जो कम्युनल ज़ोन्स थे, इन ज़ोन्स ने अपना-अपना एक एरिया बना लिया था, जिस एरिया में कोशिश ये होती थी हिंदूज़ की कि वो मुस्लिम्स के एरियाज़ में ना जाएँ और मुस्लिम्स की कि वो हिंदू और सिख के एरियाज़ में ना जाएँ। इसमें हमने हॉस्पिटैलिटी डिलेट की बात समझी थी, बात पढ़ी थी जिसमें हमने देखा था कि एक रेल में डिफरेंट कम्युनिटीज़ आ रही होती हैं। एक स्पेशल कम्युनिटी का इंसान उस कम्युनिटी को छोड़ करके और सारी कम्युनिटीज़ के इंसानों को जान से मरवा देता है टू दो फायरिंग एंड देयर स्वॉर्ड। अब उनकी तलवारों से, उनकी गोलियों से वो उनको मरवा डालता है और उन सबको बाहर पटक देता है। और जो उसकी कम्युनिटी के लोग थे उनको दूध, फल फ्रूट्स ऐसी चीज़ें और हलवा खाने के लिए देता है और उनसे कहता है कि आपसे माफ़ी चाहते हैं, हमें रेल की इन्फॉर्मेशन काफ़ी लेट मिली थी इसलिए हम आपके यहाँ पर लेट आ पाए हैं। उम्मीद है कि आप हमें माफ़ कर देंगे। ऐसी बात बताई थी इसने हॉस्पिटैलिटी डिलेट के इस रियल केस स्टडी ने हमें। तो ये सारी चीज़ हम देख रहे थे। हमने इसमें देखा था कि काफ़ी सारे लोग अपने घरों को छोड़ करके कैंप्स में आ रहे थे, लेकिन वो कैंप्स में भी एक रेफ्यूजी थे, एक टेम्परेरी शेल्टर थे और उन कैंप्स में भी पक्का नहीं था कि वो बच जाएँ। उनका कोई पक्का नहीं था कि है ना वो बचें या फिर उनको मार डाला जाएगा, कुछ नहीं पता। ये आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये बांग्लादेश के अंदर गांधी जी की फ़ोटो है, जो गांधी जी बांग्लादेश के अंदर तब गए थे पार्टीशन से कुछ समय पहले। अब अब ये जो काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी, ये काफ़ी सारी दिक्कतों में केस स्टडी आई थी गरम हवा वाली। अब ये गरम हवा कुछ इस तरह से थी कि जो सलीम मिर्ज़ा एक शू मैन्युफैक्चरर था आगरा के अंदर, उसका धंधा छीन लिया गया, उसका घर छीन लिया गया और उसकी प्रॉपर्टी के बाद उसके जो एक बेटी थी, उसकी बेटी को इसने खुद ने मार डाला बिकॉज़ ऑफ टू सेव देयर हॉनर, उनकी इज़्ज़त बचाने के लिए। अब इस वजह से उन्होंने अपनी बेटी को मार डाला, बहुत ट्रेजेडिक एंड हुआ था। ये इसके पूरे परिवार वाले, सलीम मिर्ज़ा के पूरे परिवार वाले जाना चाहते थे पाकिस्तान, पर सलीम मिर्ज़ा ने कहा नहीं, हम यहीं पर रुकेंगे और उन सबको रोक लिया। एक दिन जब सलीम मिर्ज़ा बाज़ार में जा रहा था तो उसने देखा एक स्कूल के बच्चे गवर्नमेंट से इक्वलिटी की डिमांड कर रहे हैं और उन्हीं बच्चों में सलीम मिर्ज़ा का बेटा भी शामिल था जिसका नाम था सिकंदर। तो ये सारी चीज़ हमने इसकी केस स्टडी में पढ़ी थी। हमने और कुछ जाना था जैसे कि सलीम मिर्ज़ा की तरह कई सारे लोग थे जो कि है ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे इस वक़्त में। फिर हमने महात्मा गांधी जी का सैक्रिफाइस पढ़ा था, अभी जो बताऊँगा मैं उसमें आपको, लेकिन उससे पहले सॉरी। हाँ, जो महात्मा गांधी जी का सैक्रिफाइस हमने इसमें देखा था, उसमें हमने देखा था कि 15 अगस्त 1947 में महात्मा गांधी किसी भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में एक्टिव नहीं थे। वो कोलकाता में थे और कोलकाता में जब वो पहली बार इस कम्युनल ज़ोन में पहुँचे जहाँ पे लड़ाई हो रही थी, रियॉट्स चल रहे थे, वहाँ पे पहुँच करके इन्होंने देखा तो एक स्मॉल टाइम के लिए, क्वाइट टाइम के लिए शांति फैल गई और सब लोग एक साथ इकट्ठे हो गए, कम्युनल हार्मोनी क्रिएट हो गई। ये देख कर के गांधी जी भी काफ़ी खुश थे। लोग सड़कों पे नाच रहे थे, लेकिन ये एक परमानेंट सिचुएशन नहीं बनी थी, एक टेम्परेरी सिचुएशन थी। कई जगह पर लड़ाइयाँ हो रही थी, कई जगह पे और भी दंगे फसाद चल चल रहे थे। अब ऐसे चलते में गांधी जी ने देखा कि मेरी इतने सालों की जो मेहनत है, वो सब बर्बाद हो चुकी है। अब ये सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने गांधी जी को कहा था कि तुम्हारी वजह से, मतलब गांधी जी को कहने वाले वो लोग थे जिन्होंने कहा था कि आपकी वजह से हम सब ये चीज़ें भुगत रहे हैं, हमारे बहन-बेटियों के साथ गलत हो रहा है, हमारे बच्चे मारे जा रहे हैं, हमको मार के सड़कों पे फेंका जा रहा है और ये सब सिर्फ़ आपकी वजह से है। तो गांधी जी पे ब्लेम करते हुए वो सारे लोग गांधी जी पे अटैक करने की ट्राई करते रहते थे। गांधी जी ने एक बहुत ही बड़ा फास्ट एक कार्यक्रम स्टार्ट किया जिसमें कि वो व्रत रख रहे थे, वो भूखे प्यासे रहते थे और उनका मेन टारगेट था कि ये पार्टीशन जैसी चीज़ें रुकनी चाहिए। ये जो कम्युनल ज़ोन्स बना कर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये ब बंद होने चाहिए। अब उनकी ये चाहत थी, लेकिन इस चाहत को नापसंद करने वाले लोग जो थे, वो और ज़्यादा गुस्से में आ गए। अब उनके गुस्से में आने के बाद उन लोगों ने कोशिश की गांधी जी को मारने की। एक दिन गांधी जी शाम के वक़्त अपने प्रेयर करने के लिए मंदिर में जा रहे थे, तो उनको वहाँ पे नाथूराम गॉडसे ने उनका आशीर्वाद लेने के लिए नीचे झुके और 13 जनवरी 1948 को नाथूराम विनायक गॉडसे ने उनको 3 गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और अचानक से उनके मरने के जस्ट बाद ही पूरे देश के अंदर शांति छा गई। ये हमने अभी तक देखा है। ठीक है? अब हम देखते हैं एक केस स्टडी जिसमें ये श्वेता की केस स्टडी है। आप ये देख पा रहे होंगे सॉरी।
ये जो आप देख पाए होंगे श्वेता की केस स्टडी है। इस केस स्टडी में आपको दिखेगा कि श्वेता के मैटरनल ग्रैंडफादर थे, मतलब कि नाना जी। नाना जी से वो पूछती है कि नाना जी, पाकिस्तान और भारत का पार्टीशन कैसे हुआ था? तो उसके नाना जी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। एक दिन वो अपने नाना जी को बना करके उनसे पूछती है, तब उसके नाना जी कहते हैं कि जब पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ था, तब वो जिस जगह पर थे वो मुस्लिम बहुल्य एरिया था, मतलब कि मुस्लिम मेजोरिटी था। उनके एक पड़ोसी ने उनको अपने घर में छुपाया और 3 से 4 दिन तक उनको अपने घर में रखा। उनके सामने उन्होंने उनके मम्मी-पापा को मरते हुए देखा, उनके घरवालों को मरते हुए देखा। ये चीज़ देख कर के वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन उनके पड़ोसी ने उनको छुपा लिया 3-4 दिन तक। और जैसे ही उनके कोई जानकार आए, तो उनके पड़ोसी ने उनके जानकारों को वो देखकर उनको वहाँ से भगा दिया, जिससे कि उनकी जान बच गई। ये बात उन्होंने जब अपनी बेटी को बताई, अपनी पोती को बताई श्वेता को, तो श्वेता भी पार्टीशन के बारे में सोचने लगी कि कितना खतरनाक था पार्टीशन। अब ये सारी चीज़ हमने पार्टीशन की पढ़ ली। अब अपन थोड़ा-सा चेंज करते हैं अपना डायरेक्शन। अब हमारी डायरेक्शन पार्टीशन के consequences को हटा करके अब आते हैं हम कि किस तरह से पूरी देश का इंटीग्रेशन हुआ था, किस तरह से स्टेट्स बनी थी, किस तरह से काम हुए थे देश के अंदर। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। फर्स्ट थिंग, ये इंटीग्रेशन है, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट चैलेंज था उसके बारे में अब हम बात करेंगे। अभी तक हमने बात की थी प्रोटो, मतलब कि क्या हुआ था पार्टीशन के वक्त में, और हमने बात की थी उससे भी पहले कि कौन कौन से चैलेंजेस थे। बट ऑन दिस वीडियो we are understand the integration of princely state by the सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सब क्या क्या किया, कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा किया, और यूनियन ऑफ स्टेट हमारा मतलब यूनियन ऑफ स्टेट हमारी कंट्री कैसे बनी, इसको हम इस चैप्टर में मतलब अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि जब हम आज़ाद नहीं हुए थे तो हमारे भारत में पूरा का पूरा ये कंट्रोल ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट के नाम पे चलता था। BIG हम इसको कह सकते हैं। तो जो ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट थी, इसके नाम पे ये पूरा कंट्रोल था। और इस कंट्रोल को जब बांटा गया, तो बांटने से इस कंट्रोल को दो हिस्सों में कन्वर्ट कर दिया। पहला हिस्सा था इसका जिसमें हम कहते थे प्रिंसली गवर्नमेंट या फिर प्रिंसली स्टेट्स। सेकंड था इसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस। अब जो दो हिस्से में बांट दिया था, इसका सीधा था कि ब्रिटिश प्रोविंसेस पे सीधा डायरेक्ट कंट्रोल था BIG का, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स पर सीधा कंट्रोल नहीं था, इनडायरेक्ट कंट्रोल था प्रिंसली स्टेट्स ये BIG का। ठीक है, अब इसे है ना बुक से देखते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट। देन British Indian was divided into what are called the British Indian provinces and the princely state। British India डिवाइड हो चुका था दो में, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस और ब्रिटिश और प्रिंसली स्टेट्स में। द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट के सीधे कंट्रोल में था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस। ऑन द अदर हैंड अलग साइड में सेवरल लार्ज एंड स्मॉल स्टेट रूल्ड बाय प्रिंसेस। जो प्रिंसेस रूल कर रहे थे कुछ बड़े और छोटे स्टेट्स में, उनको कहा जाता था प्रिंसली स्टेट्स। एंजॉयड सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर दियर इंटरनल अफेयर्स एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड ब्रिटिश सुप्रीमेसी। वो अपना इंटरनल अफेयर्स पर थोड़ा बहुत एंजॉय कर रहे थे अपने राइट्स को, लेकिन उनको उनको ये भी एक्सेप्ट था कि ब्रिटिश की सुप्रीमेसी है, ब्रिटिश जो कहेंगे उनको कभी ना कभी कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा, अदरवाइज दे विल नॉट सस्टेन इन दिस कंट्री, दे विल नॉट गैदर्ड देयर होल स्टेट। वो अपनी पूरी स्टेट को गैदर नहीं कर पाएंगे, अपनी पूरी स्टेट पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे। नाउ The this was called paramountcy and suzerainty इसलिए ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। इसलिए ये प्रिंसली स्टेट जो थे, ये एक तरह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उस पे उसके ब्रिटिश क्राउन के मतलब कि अंडर में थे, इनडायरेक्ट वे से ब्रिटिश क्राउन के लिए समर्पित थे। ब्रिटिश क्राउन उनसे जो भी बात कहता था उसके लिए ये काम करते थे, ब्रिटिश क्राउन को खुश करने के लिए। प्रिंसली स्टेट्स कवर्ड वन थर्ड ऑफ द लैंड एरिया। प्रिंसली स्टेट्स में वन थर्ड ऑफ द लैंड एरिया था। उस वन थर्ड ऑफ लैंड एरिया में आज का हमारा म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, ये कई सारे इलाके हमारे जो थे ये सब ऐड हो जाते हैं। और इन सब इलाकों पे
प्रिंसली स्टेट्स थे और उन प्रिंसली स्टेट्स का एटलीस्ट 1/3 एरिया हमारे प्रिंसली स्टेट्स पे था और जो बचा हुआ एरिया है वो ब्रिटिश एम्पायर पे, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। एंड 1/4 इंडियन लिव्ड अंडर प्रिंसली रूल। और 1/4 जो हमारे भारत के पीपल्स थे, मे भी मान के चलिए कि हमारे भारत में 40 करोड़ लोग थे उस वक्त। तो अगर 40 करोड़ के माने तो 1 करोड़ लोग, सही 10 करोड़ लोग हमारे भारत के इन प्रिंसली स्टेट्स में थे और जो 30 करोड़ थे वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में बनी हुई ब्रिटिश प्रोविंसेस में सस्टेन कर रहे थे, जी रहे थे मजबूरी में। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी? द प्रॉब्लम, just before independence, it was announced by the British that with the end of their rule over India, paramountcy of the British Crown over princely states would also lapse। इन्होंने जब आज़ादी की बात कही थी, आज़ादी की बात से थोड़े से पहले इन्होंने कहा कि ब्रिटिश क्राउन और प्रिंसली स्टेट भी लैप्स हो जाएगी, बंद हो जाएगी। दिस मीन दैट ऑल दीज स्टेट्स एज मैनी एज 565 इन ऑल, ज़्यादा से ज़्यादा 565 जो रियासतें हैं, रजवाड़े हैं, वुड बिकम लीगली इंडिपेंडेंट, वो सब इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक द व्यू दैट ऑल दीज स्टेट्स वर फ्री टू जॉइन आइदर इंडिया और पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंस इफ दे सो विश। अब इन्होंने उस वक्त में, जब हमारा माउंट बैटन उस वक्त का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसने अपनी एक मीन्स एक डिप्लोमेटिक सोच के ज़रिए भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए ये सौदा रखा था पूरे प्रिंसली स्टेट्स के सामने कि आप चाहो तो पाकिस्तान में रहो, आप चाहो तो इंडिया में रहो, और अगर आप खुद चाहो तो खुद का एक नया देश बना सकते हैं। अब छोटे-छोटे रजवाड़ों के दिल में ये था कि वो अपना खुद का नया देश बना लें, बट इतना आसान तो था नहीं, क्योंकि सस्टेन करने के लिए सबको एक साथ रहना पड़ता है, अलग-अलग तो कैसे रहेंगे। जब ये सारी बात हो गई थी तो दिस डिसीजन वाज लेफ्ट नॉट टू द पीपल। ये डिसीजन जो था कि है ना, आप जो चाहो, आप इंडिया में रहो, पाकिस्तान में रहो, या फिर आप खुद की एक नया देश बना लो, ये डिसीजन वहाँ के लोगों के हाथ में नहीं था। इफ दे बट टू द प्रिंसिपल रूलर्स ऑफ दीज स्टेट्स, वहाँ के लोगों के हाथ में नहीं, वहाँ के जनता के हाथ में ना दे करके ये डिसीजन वहाँ के रूलर्स के हाथ में दे दिया, जो वहाँ पे रूल कर रहे थे, जो प्रिंस वहाँ पे बैठे हुए थे गद्दी पर, जो राज कर रहे थे देश उस स्टेट के अंदर, उसको ये राइट दे दिए गए कि तुम चाहो जो कर सकते हो, तुम पाकिस्तान में ऐड हो, इंडिया में ऐड हो, या फिर अपना खुद का नया देश बनाओ। दिस वॉज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड कुड threatened the very existence of a united India। अब यूनाइटेड इंडिया के बीच में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी थी, यही एक बात सीरियस प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारा चैलेंज था, फर्स्ट चैलेंज, जिसमें हमने कहा था हमें यूनियन ऑफ स्टेट्स बनानी है। अब यूनियन ऑफ स्टेट हम कब बनाएंगे? जब हम एक साथ आएंगे, या फिर हमको एक साथ ज़बरदस्ती लाया जाएगा। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स हम कब बनाएंगे? जब हम अपनी मर्जी से एक साथ आएंगे। लेकिन जैसे ही उनको ये दिखा कि यार आप अपनी मर्जी से पाकिस्तान में जाओ, हिंदुस्तान में जाओ, या फिर खुद का एक नया देश बनाओ, तो कई सारे राजे रजवाड़े अपनी मर्जी से नया देश बनाने की सोचने लगे। अब नए देश बनाने की सोचने लगे तो उनके मन में जो एक यूनाइटेड की बात आई, यूनाइटेड की बात उनकी खंडित हो गई, और यूनाइटेड की बात को इग्नोर करते हुए फिर वो ज़बरदस्ती उनको भारत में ऐड करना पड़ा, जिसकी वजह से हम यूनियन ऑफ स्टेट बने। अदरवाइज वी विल नोन एज अ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी एक सिंगल बात से बन चुकी थी। द प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून। ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई पहले बहुत जल्दी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले ये ट्रवनकोर अनाउंस्ड दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। सबसे पहले ट्रवनकोर कौन सी जगह है आपको अगर दिखाऊं मैं, तो ट्रवनकोर जो आज का तिरुवनंतपुरम है, इधर देखिए, इधर यहाँ पे ये तिरुवनंतपुरम जो केरला की एक कैपिटल है आज के वक्त की, जो कुछ यहाँ पर है, इस साइड में है ट्रवनकोर। पहले त्रिभुवन पहले त्रिभुवनकोर बोली जाती थी, आज तिरुवनंतपुरम बोली जाती है। इसने अपने आप को सबसे पहले इंडिपेंडेंस डिसाइड किया। द निज़ाम, फिर उसके बाद निज़ाम ने अपने आप को इंडिपेंडेंस डिसाइड किया। निज़ाम ऑफ हैदराबाद के निज़ाम ने मेड अ सिमिलर अनाउंसमेंट द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, मतलब पहले त्रिभुवनकोर ने कही, फिर निज़ाम ने कही। आप ये मैप देख रहे हैं, इसमें देखिए ये पाकिस्तान,
ये बंगाल, इधर की साइड आप देखोगे तो ये नेपाल, जो इधर की साइड नेपाल और भूटान है, इधर का भी हिस्सा उस वक्त ऐड था। तो ये कई सारे हिस्से हमारे साथ में थे और हम इन हिस्सों पर अपना खुद का यूटिलाइज कर रहे थे इनको। अब किन किन हिस्सों में दिक्कत आई थी, तो देखिए, इधर से ये जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में दिक्कत हमने देखी थी। यहाँ से ये जम्मू कश्मीर का हिस्सा था जिसमें प्रॉब्लम थी। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा एक है जूनागढ़ इधर की साइड, उसमें दिक्कत थी। इस साइड में हम आ गए तो इस साइड में मणिपुर में दिक्कत हमने देखी है, और नीचे आकर के हैदराबाद। इन 4 स्टेट्स में आप अभी हम दिक्कतों को फ़ील करेंगे इस चैप्टर में। तो रूलर्स लाइक द नवाब ऑफ भोपाल वर एडवर्स टू जॉइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। जो नवाब थे भोपाल के, मतलब मध्य प्रदेश के नवाब थे भोपाल के, वो ज्वाइन करने में एडवर्स हो गए, मतलब अपोजिट हो गए कि हमको भाई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ज्वाइन नहीं करनी। दिस रेस्पॉन्स ऑफ द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स mean that after independence there was a very real possibility that India would get further divided into number of small countries। ये जो प्रतिक्रिया रही, ये जो इस बात को लेकर के कि आप चाहें तो खुद का नया देश बनाओ, इंडिया में जुड़ो या पाकिस्तान में जुड़ो, इस एक बात ने ऐसा दिखा दिया अलग-अलग राजाओं के ज़रिए कि वो सब राजा अपना-अपना एक देश बनाना चाह रहे हैं। तो यही चीज़ देश की एकता, अखंडता के लिए कहीं ज़्यादा दिक्कत दिखाने लगी, और इसी दिक्कत को हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो छोटे-मोटे राजा हैं, इन राजाओं की वजह से इस प्रॉब्लम में खिंचे चले आए सरदार वल्लभ भाई पटेल, और फिर उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी का यूज़ करते हुए काम किया। The prospects of the democracy for the people in these states also looked bleak। जो धीरे-धीरे एक आशा थी डेमोक्रेसी की, वो मोनार्की में कन्वर्ट होने लग गई फिर से, क्योंकि जो राजा थे प्रिंसली स्टेट से, उनको मन मुताबिक काम करना था, और उनको मन मुताबिक मतलब अपना खुद का देश बनाएंगे, और अपना खुद का देश बनाएंगे तो वो राज करेंगे, वो डेमोक्रेसी क्यों एस्टेब्लिश करेंगे, लोगों को राइट्स क्यों देंगे, वो अपनी मर्जी से चलाएंगे। इसलिए डेमोक्रेसी की जो आशा थी वो निराशा में बदलने लगी लोगों की। दिस वॉज अ स्ट्रेंज सिचुएशन, ये एक बड़ी सिचुएशन बन के क्रिएट हुई हमारे सामने, सिंस द इंडियन इंडिपेंडेंस वॉज एम्ड एट यूनाइटी एज यूनिटी। जो इंडियन इंडिपेंडेंस थी उसको यूनिटी एक चाहिए थी, सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए था कि खुद के मन से सोच करके वो एक साथ आए और डेमोक्रेसी बने। अगर खुद के मन से सोच करके सब प्रिंसली स्टेट्स एक साथ आती तो हम यूनियन की जगह यूनाइटेड कहलाते। बट जब ये बात आई तो हमको यूनियन बनना पड़ा। इन मोस्ट ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स गवर्नमेंट वर रन इन द नॉन डेमोक्रेटिक मैटर। इन सब प्रिंसली स्टेट्स में गवर्नमेंट रन कर रही थी नॉन डेमोक्रेटिक मैनर के साथ, एंड द रूलर्स वर अनविलिंग टू गिव डेमोक्रेटिक राइट्स टू दियर पॉपुलेशन। और इस वजह से जो रूलर्स थे उन रूलर्स ने गवर्नमेंट उन रूलर्स ने जो डेमोक्रेटिक राइट्स थे वो अपने यहाँ के सिटीजन्स को, अपने यहाँ की पॉपुलेशन को नहीं दिए, इसी वजह से। अब गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या अप्रोच की, इसको हम अभी देख लेते हैं थोड़ा सा। गवर्नमेंट अप्रोच, द इंटरिम गवर्नमेंट, इसमें एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुछ बातें इनको देख लेते हैं। वी आर एट अ मोमेंटस merge in the history of India by common and by common endeavor we can raise the country to new greatness, while lack of unity will expose us to unexpected calamities। ये बता रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया था, उस इंडियन हिस्ट्री में सब एक साथ रहने की बातें तो कर रहे थे, लेकिन आज के वक्त की अगर हम देखें तो कॉमन एक कंट्री में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है जो न्यू ग्रेटनेस को रोक रही है। वाइल लेक ऑफ यूनिटी, वो प्रॉब्लम है लेक ऑफ यूनिटी, सब में एकता नहीं है। विल एक्सपोज अस अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटीज, और यही चीज़ एक्सपोज करेगी अनएक्सपेक्टेड कैलेमिटीज। आई होप, मैं भरोसा करता हूँ दैट द इंडियन स्टेट्स विल रियलाइज फुली दैट इफ़ वी डू नॉट कॉपरेट एंड वर्क टुगेदर इन द जनरल इंटरेस्ट, कि अगर इंडियन स्टेट्स नहीं सोचेंगी जनरल इंटरेस्ट के बारे में, कॉपरेट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, एना anarchy, the chaos will overwhelm us all great and small and lead us to total ruin। और एक साथ में आगे नहीं बढ़ेंगे तो कह सकते हैं will overwhelm us all,
तो हम एक दूसरे को कोसते रह जाएंगे और यही चीज़ लीड करेगी टोटल रूइन। एक दूसरे की लड़ाई होगी, एक दूसरे को दबाएंगे और क्या पता आगे चल के मे भी जैसे ही अंग्रेज ताकतवर फिर से बने तो अंग्रेज फिर से हम पे राज करने आ जाए। तो यही चीज़ वापस से पूरी की पूरी बताई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने थॉट में। नाउ गवर्नमेंट अप्रोच इज दैट इन द इंटीरियम, सॉरी आज के लिए वीडियो में बस इतना ही क्योंकि अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। गवर्नमेंट अप्रोच मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी के लिए चलते हैं। वीडियो को अगला पार्ट आपके सामने जल्दी ही आएगा। मिलते हैं, बाय बाय।